नमस्कार। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। और मार्केट्स की जहां तक बात है तो जुलाई सीरीज का आगाज कमजोरी के साथ देखने को मिला है। शुक्रवार को जुलाई सीरीज की शुरुआत हुई थी, पहला दिन था, लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी था, इसलिए बाजार में कमजोरी देखने को मिली। तो अब इस कमजोरी के मायने क्या है, इस हफ्ते की तैयारी कैसे करनी है, आज किन सेक्टर्स और शेयरों में पैसा बनेगा, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अरुण सर, मनी 9 को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्कार संदीप जी। सर, आज के बाजार की मैं बात करूं, आज कैसे तैयारी करनी, इस हफ्ते कहां पे पैसा बनेगा, उसके ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लेते हैं कि जुलाई सीरीज का आगाज कैसा हुआ था। शुक्रवार के बाजार में हमने किस तरह का एक्शन बनता हुआ देखा था। जल्दी से थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज कहां पे खरीदारी करनी है और इस हफ्ते किन सेक्टर्स पर खासतौर पर फोकस रहने वाला है। 4 दिन से लगातार बाजार में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन शुक्रवार को उस तेजी पर ब्रेक लग गया, यानी कि 5वें दिन, यानी कि जो शुक्रवार का दिन था, उस समय हमने देखा कि मार्केट में लाल निशान यानी कि मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। अगर आप निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तीनों इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 34 अंक, सेंसेक्स 210 अंक, बैंक निफ्टी करीब करीब 470 अंक गिरकर बंद हुआ। इंटरडे में जरूर हमने रिकॉर्ड हाईज बनते हुए देखे थे। निफ्टी ने 24,174 ये रिकॉर्ड हाई का लेवल छुआ। रिकॉर्ड जो ऊंचाई है वो सेंसेक्स ने भी छुई थी, लेकिन रिकॉर्ड हाई से सेंसेक्स में करीब करीब 650 अंकों की गिरावट लेकर मार्केट की जो क्लोजिंग है वो शुक्रवार के सेशन में देखने को मिली थी। वीकेंड से पहले थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि नर्वसनेस या तो फिर जो अनकंफर्टेबल माहौल है वो मार्केट में साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। इसमें निजी बैंक, फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स, ये सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में आपको ऊपर नजर आएंगे। जहां पे खरीदारी थी, जिन सेक्टर्स में फोकस देखने को मिल रहा था, उसमें तेल गैस था, हेल्थ केयर, फार्मा, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें खरीदारी की वजह से बाजार में सपोर्ट भी देखने को मिला। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो उसमें डॉक्टर रेड्डीज था, उसके साथ साथ आरआईएल, ओएनजीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था। आरआईएल स्टार परफॉर्मर था। इनफैक्ट 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि आरआईएल में रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिख रहे हैं। शुक्रवार की जहां तक बात है तो 21 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली ये पहली कंपनी बन गई। इनफैक्ट जो शुक्रवार को क्लोजिंग हुई उसके हिसाब से भी 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखने को मिल रहा है। टॉप लूजर्स में अगर हम देखें तो निजी बैंक एक ऐसा पॉकेट है जो कि साफ तौर पे लाइमलाइट में आता हुआ दिख रहा था। पिछले कुछ दिनों काफी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे, लेकिन शुक्रवार को वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल थे। बावजूद इसके कि टेलीकॉम में जो प्राइस हाइक की बात की गई है, टैरिफ हाइक की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा टेलीकॉम स्टॉक्स ज्यादातर गिर के ही बंद हो रहे थे। एनएसई पर एडवांस डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो 1118 शेयर गिरने वाले थे, उसकी तुलना में 1352 शेयर ऐसे हैं जो कि चढ़ रहे थे। तो एडवांस डिक्लाइन फेवर में था, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देखिए दोनों इंडेक्सेस करीब 300 अंकों के आसपास की तेजी लेके बंद हुए। रुपया भी मजबूत था क्योंकि एफआईएस की ओर से खरीदारी देखने को मिल रही थी। जो एक्सपायरी हुई थी वायदा बाजार की, उस दिन भी कैश में भी और वायदा बाजार में भी एफआईएस की ओर से खरीदारी के आंकड़े आए थे, जिस वजह से रुपए में भी मजबूती देखने को मिली। वायदा बाजार में बात करें तो जीएनएफसी, पर्सिस्टेंट सिस्टम, बाटा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वोडाफोन आइडिया, पॉलीकैब जिसमें एक ब्लॉक डील हुई थी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये वायदा बाजार के लूजर्स में शामिल थे। और बाजार में जो गिरावट आई है उसके साथ साथ इंडिया विक्स भी कूल ऑफ होता हुआ दिखा है। 2.5% के आसपास की गिरावट के साथ शुक्रवार को इंडिया विक्स में कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। सर, ये सारा अगर हम सम अप करने की कोशिश करें बाजार को, तो भले ही हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन था, मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी थी, बाजार हायर लेवल से रिट्रेस होकर बंद हुए। लेकिन अच्छी बात यह है विक्स के साथ साथ कि इंडेक्स पर यानी कि निफ्टी पर 24,000 का जो लेवल है वो किसी तरह से मेंटेन होता हुआ नजर आया है। तो 24,000 का जो लेवल है निफ्टी के लिए वो कितना अहम है सर? देखिए संदीप जी, वैसे अगर आप ओवरऑल डेटा देखते हैं मार्केट का, तो डेटा डेफिनेटली ओवरबॉट है। और 24,000 सिर्फ एक लेवल आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप 24,000 के पास निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट आप 1% भी निफ्टी का लगाते हैं तो 240 पॉइंट्स के आसपास का 1% बनता है। तो 200-250 पॉइंट अगर निफ्टी में गिरावट भी आ जाती है तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है, वो एक नॉर्मल करेक्शन ही देखने को मिल सकता है। मुझे लग रहा है निफ्टी 23,700, 23,750 वहां तक नीचे आ सकता है किसी भी वजह से, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग हो या फिर बैंक निफ्टी की वजह से जो वीकनेस नजर आ रही है उसी वजह से हो सकता है आपको नीचे आता हुआ नजर आए। पर अगेन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी मार्केट में। अगर नीचे भी मार्केट आता है 23,700, 23,750, इसके नीचे मुझे मार्केट जाता हुआ नजर नहीं आता। तो अगर वापस रिट्रेस होके नीचे आता है तो एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी। मुझे लग रहा है काफी सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस, फार्मा, इवन मुझे लग रहा है फर्टिलाइजर स्टॉक्स या फर्टिलाइजर सेक्टर, ये तीनों सेक्टर में मुझे लग रहा है अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी। तेल गैस, फार्मा और फर्टिलाइजर आपने बोला सर?
जी संदीप जी, मुझे लग रहा है ऑयल एंड गैस स्पेसिफिकली ओएनजीसी जैसा स्टॉक जो कि पीएसयू यूनिट्स ऐसे स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स में अगेन फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी से स्टॉक्स अच्छे कर सकते हैं। अगेन तीसरा सेक्टर जो मैंने कहा वो आप कह सकते हैं एनर्जी सेक्टर, उस जहाँ पे आप ऑयल एंड गैस है उसको लेके चल सकते हैं। वहाँ पे सभी मुझे लग रहा है काफी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कोई बड़ी गिरावट नहीं है, 200-300 पॉइंट की गिरावट हो सकती है और एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगेन जो भी इन्वेस्टर्स पहले ये रैली चुक चुके हैं उनके लिए एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है। चलिए ठीक है सर, एक नॉर्मल करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन है बाजार के लिए 200-300 पॉइंट के आसपास का आप कह सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट की शुरुआत हो गई है वैसा नहीं है। मार्केट के लिए 23,700 बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स है और वहाँ पे एंटर करने का दोबारा मौका भी होगा। आपने सर कई सारे सेक्टर्स की बात करी, मैं सेक्टर्स पे डिस्कस करूंगा। एक जरा ब्रॉडर मार्केट्स की एक बार बात कर लूँ, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन हमने देखा शुक्रवार को बाजार के फेवर में था, एडवांसेस के फेवर में था और दोनों ही इंडाइसेस हमने देखा गुरुवार को गिरे थे, लेकिन शुक्रवार को वहाँ पे मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। दोनों इंडाइसेस 300 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ ही बंद होते हुए दिखे हैं। तो ये जो जुलाई सीरीज की शुरुआत हुई और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में जो खरीदारी लौटी है सर, ये आपके लिए कितनी बड़ी राहत की बात है, कितना पॉजिटिव आप देख रहे हैं इसको? संदीप जी, आपने सही कहा, एक राहत की बात है क्योंकि अगर आप लास्ट 8 दिन का मिड कैप का चार्ट देखेंगे या मिड कैप का डेटा भी देखेंगे, अगर सिर्फ एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा निफ्टी 700-800 पॉइंट चला है पर किसी भी रिटेल का पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा है क्योंकि मिड कैप्स के स्टॉक ज्यादा बड़े नहीं है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं रेंज बाउंड नजर आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर निफ्टी 200-300 पॉइंट चलता है तो मिड कैप आपको 700-800 पॉइंट चलता हुआ नजर आता है। वो चीज आपको लास्ट 7 दिन में देखने को नहीं मिली है। नो डाउट आज एक अच्छा रुझान देखने को मिला और वो आज काफी रिटेल पोर्टफोलियोज में आप कह सकते हैं ग्रीनरी भी नजर आ रही है। तो एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जब तक डिटोरिएट नहीं होता मार्केट के लिए काफी अच्छा है और हेल्दी कंसोलिडेशन होना भी चाहिए। एक बड़ा इवेंट आगे लाइंड अप है, बजट का इवेंट आप कह सकते हैं दूसरे या तीसरे वीक में जुलाई में आना बाकी है। तो उस इवेंट के आगे इवेंट Q1 के अर्निंग्स भी आपको आते हुए नजर आएंगे। ये दोनों इवेंट के आगे अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो ये काफी हेल्दी साइन रहेगा मार्केट के लिए। चलिए, तो दो बड़े इवेंट्स हमारे सामने, एक तो अर्निंग्स का शुरुआत होने वाली है, जुलाई में नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, कंपनियों के तिमाही नतीजे आएंगे और उसके साथ साथ बजट, एक पूरे साल का बड़ा इवेंट होता है, उसके लिए बाजार कहीं ना कहीं तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। अब सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आपने तेल गैस की बात करी सर, तेल गैस के साथ साथ फार्मा, हेल्थ केयर, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो कि शुक्रवार को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे। इनमें कहाँ खरीदारी के मौके हैं? आप ओएनजीसी की एक बात कर रहे थे। एक संदीप जी, ओएनजीसी मेरा फेवरेट पिक रहेगा। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं तो ओएनजीसी एक काफी दिनों के बाद रिवर्सल के संकेत ओएनजीसी में नजर आ रहे हैं। सेकंड, मुझे लग रहा है बीपीसीएल में एक अच्छा रुझान नजर आ रहा है, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में बीपीसीएल में भी डेफिनेटली नजर होनी चाहिए। थर्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है, रिलायंस। रिलायंस वैसे आजकल लोग टेलीकॉम में गिनते हैं पर स्टिल मुझे लग रहा है रिलायंस में भी एक अच्छा रुझान आपको नजर आ सकता है। तो ये 3 सेक्टर आपको ऑयल एंड गैस में जरूर नजर में रखने चाहिए। अगेन मैंने फर्टिलाइजर सेक्टर की बात की, फर्टिलाइजर में चंबल, फैक्ट, ये दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली नजर होनी चाहिए, वहाँ पे अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। चंबल में और फैक्ट में। और सर फार्मा में कोई ऐसे नाम जो आपको पसंद हो? तो फार्मा में जाइडस लाइफ में हमने खरीदारी की सलाह दी है। आज जाइडस लाइफ नेक्स्ट 1 हफ्ते 10 दिन के लिए हमने खरीदारी की सलाह दी है, तो जाइडस लाइफ में जरूर एक अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। सेकंड स्टॉक जो मुझे फार्मा में पसंद है वो है डिविस लैब। डिविस लैब भी अपने ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, एक शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं रिकमेंडेशन के तौर पर डिविस लैब को लेकर चल सकते हैं। दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है अगर मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो फार्मा में एक अच्छी खरीदारी देखने। तो मार्केट में अगर कंसोलिडेशन होता है तो वैसे भी हम देखते हैं कि डिफेंसिव्स में काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिलता है और फार्मा में डिविस लैब और उसके साथ साथ जाइडस लाइफ 7 से 10 दिन के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल भी सकते हैं। सर पीएसयू बैंक स्टॉक्स में हमने देखा है कि शुक्रवार को यहाँ पे भी एक रिकवरी देखने को मिली है। फ्राइडे को माफ़ कीजिए थर्सडे को हमने देखा था कि काफ़ी बड़ा एक कट देखने को मिला था पीएसयू बैंकों के शेयरों में, लेकिन शुक्रवार को ये जो रिकवरी हुई है उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या ये नई तेज़ी के लिए शुरुआत कर रहे हैं? क्या इनमें अब खरीदारी करने का मौका आ गया या केवल ये फॉल्स ब्रेकआउट के संकेत हैं? संदीप जी, डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका है। अगर आप ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में वैसे बड़ा वेटेज आपको पीएसयू बैंक्स का देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा प्राइवेट बैंक्स उसमें हावी है, ऑलमोस्ट 70-75% के आसपास का वेटेज प्राइवेट बैंक्स में, उसमें ऑलरेडी खरीदारी आ चुकी है। और बॉन्ड इंक्लूजन की जो बात है इसका थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं रिपल इफेक्ट पीएसयू बैंक्स पे जरूर पड़ेगा, जो भी जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंक्लूजन की बात ऑलरेडी चल रही है। वैसे भी पीएसयू बैंक्स काफी सस्ते हैं, वैल्यूएशन वाइज भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, ऐसे स्टॉक्स में काफी बार पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ। ये स्टॉक्स मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ से भी काफी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
एसबीआई, ये पीएसयू बैंकों में पहले भी सर रिकमेंड कर चुके हैं और इनमें अभी भी खरीदारी करने के मौके देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आज की और इस हफ्ते की। इस हफ्ते के लिए कौन से अहम लेवल हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए स्पेसिफिकली सर? इस हफ्ते या आज की बात करें तो निफ्टी के लिए क्या टारगेट्स आप लेके चल रहे हैं? देखिए संदीप जी, डिप मिलता है तो काफी अच्छी एंट्री हो सकती है। अगर आप 23,800 के आसपास मार्केट आ जाता है किसी भी वजह से, तो एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी अगेन मार्केट में री एंटर करने के लिए। 23,800 23,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के लिए रहना चाहिए। वो ब्रीच करता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा अनटिल अनलेस कोई बड़ा इवेंट ग्लोबली हो जाए, पर मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा कोई डोमेस्टिकली कोई इवेंट आपको नजर आ रहा है। 23,300 से 23,350 ये ऊपर में मुझे लगा है रेजिस्टेंस के तौर पर इस हफ्ते काम कर सकता है। तो 600 पॉइंट की रेंज में रहना चाहिए और नीचे के लेवल जरूर देखने को मिल सकते हैं। 100 150 200 पॉइंट की अगर गिरावट आती है तो आप डेफिनेटली निफ्टी में एंटर करके चल सकते हैं। 24,300 से 24,500 ये आपने कहा कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे इस हफ्ते और आज के लिए मार्केट में खास तौर पे आप फोकस करके चल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री सर, आपने बातचीत करी तेल गैस में आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो रिलायंस हम देख रहे हैं कि 3 दिन से लगातार नए रिकॉर्ड हाइज बनाता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार के सेशन की भी हम बात करें तो रिलायंस ने फिर से 3,162 रुपये का जो रिकॉर्ड हाई है वो टच किया। 3,000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकली स्टॉक के लिए बहुत अहम लेवल है और इनफैक्ट जिस तरह से अब ये अनचार्टेड टेरिटरी में जाता हुआ दिख रहा है, कई सारे ब्रोकिंग हाउस हैं, इनफैक्ट जेफरीज ने फ्राइडे को ही इसके लिए टारगेट प्राइस है उसे 3500 के ऊपर कर दिया है। पहले 3350 के आसपास की उनकी रेंज थी, अब उसे बढ़ाकर 3500 के आसपास उन्होंने कर दिया है। तो आपको क्या लगता है सर, क्या ये शेयर 3500 की तैयारी कर रहा है? चार्ट्स पे नजर आ रहा है? संदीप जी, डेफिनेटली 3350 तक तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक इमीडिएट तौर पर जा सकता है। 3350 के मेरे टारगेट है। फिलहाल उसके ऊपर के टारगेट नहीं है क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से अगर टारगेट देते हैं तो 3350 के आता है। और कोइंसिडेंसली ये स्टॉक हमने 3,000 के आसपास रिकमेंड किया है। अभी भी ये कॉल ओपन है और हो सकता है आने वाले दिनों में 3350 के आसपास इसको एग्जिट करा सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म कॉल है। अगेन संदीप जी, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ये तीनों स्टॉक्स को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर इसको हटा दे तो टीसीएस ऐसा स्टॉक है जो चौथा एक आउट परफॉर्मर निकल सकता है। तो इंडेक्स हैवीवेट्स के अगर चार्ट देखते हैं तो सभी चार्ट बुलिश है। इसलिए मुझे लग रहा है निफ्टी में ज्यादा गिरावट अगर नीचे भी आता है तो ज्यादा टिकेगी नहीं। नीचे में से अगेन आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। जहां तक रिलायंस की बात है, 3350 मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर आप कह सकते हैं नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते में वो टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकता है। चलिए, तो बाजार की तेज़ी, बाजार का जो अगर रुख ऊपर की ओर रहना है तो उसमें जो दिग्गज हैं, आरआईएल हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, एसबीआई हुआ, टीसीएस हुआ, इनका कंट्रीब्यूशन आना बहुत ही अहम है। एचडीएफसी बैंक तो हम देख रहे हैं कि शुक्रवार को भी स्टॉक ने 1700 का लेवल पार किया था, वहाँ से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो शुक्रवार के बाजार में सर डॉक्टर रेड्डीज, ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं और खासतौर पर टायर स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छी रैली बनती हुई दिखी है। टाटा मोटर्स के साथ साथ ऑटो एज अ पैक में हमने देखा कि जेके टायर हो या बाकी तमाम स्टॉक्स, उनमें काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला था। तो क्या ये मानसून की वजह से टायर स्टॉक्स में रैली देखने को मिल रही है कि ग्रामीण भारत से अगर मानसून अच्छा रहेगा तो कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा आ सकता है? संदीप जी, डेफिनेटली वो एक रीजन हो सकता है, पर मुझे लग रहा है जैसे जैसे बजट नजदीक आएगा सभी सेक्टर अपने अपने शॉप्स के लिए तलाशेंगे कि कौन से सेक्टर को अच्छे शॉप से अच्छे एक तरह के इंसेंटिव मिल सकते हैं। उसमें से टायर स्टॉक भी आप कह सकते हैं, टायर स्टॉक भी अपना एक आप कह सकते हैं कंफर्टेबल जोन बना रहा है क्योंकि सभी स्टॉक्स करेक्टेड है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को छोड़ दें या एमआरएफ को छोड़ दें तो सीएट, अपोलो और जेके टायर सभी में नीचे के लेवल से अच्छी खरीदारी देखने को मिली और नीचे से अच्छे ब्रेकआउट भी नजर आ रहे हैं। तो उसी का रुझान है। तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है आज जेके टायर, अपोलो टायर, इवन सीएट 4 से 5% के गेंस के साथ क्लोज हुए हैं। तो ये चीजें संदीप जी आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में भी आपको अगेन दूसरे सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर पिछले 15 दिन की बात करते हैं तो एक दिन आपको फर्टिलाइजर चलता हुआ नजर आया, एक दिन शुगर चलता हुआ नजर आया, एक दिन अगेन आपको फार्मा, ऑयल एंड गैस चलते हुए नजर आए। आज आप कह सकते हैं लास्ट वीक आपको जाते जाते आपको टायर स्टॉक्स में वो तेजी नजर आई है। तो हो सकता है ये चीजें आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी और सेक्टर रोटेशन मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में जारी रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम वायदा बाजार की ओर मूव करें तो शुक्रवार के सेशन में देखें तो वोडाफोन आइडिया टॉप लूजर्स में शामिल था। पॉलीकैब में एक ब्लॉक डील होती हुई दिखी थी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स भी गिर रहा था, जीएमआर एयरपोर्ट्स, पीवीआर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि गिरने वाले शेयरों की सूची में सबसे ज़्यादा ऊपर आपको नजर आ रहे थे। टेलीकॉम स्टॉक्स को लेकर सर क्या व्यू है आपका? टेरिफ 5 का अनाउंसमेंट हुआ, जियो ने बढ़ा दिए, एयरटेल ने भी अनाउंसमेंट कर दिया, जियो ने तो 12 से 25% तक के हाइक कर दिया, नए 5G अनलिमिटेड प्लान की भी घोषणा करी है, 3 जुलाई से ये लॉन्च भी होते हुए दिखेंगे। तो क्या ये बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला मामला है कि पहले से बाजार एंटिसिपेट कर रहा था कि ये टेरिफ हाइक आने वाला है और जब आ गया है तो अब मुनाफा वसूली हो रही है?
देखिए संदीप जी, सही कहा आपने क्योंकि अगर पहले से सभी को पता है कि 15 से 20% के हाइक हो सकते हैं, तो वही चीज देखने को मिली है। पर 3 स्टॉक मुझे अभी भी पसंद है, गिरावट पे बाई करने चाहिए। रिलायंस, भारतीय एयरटेल और इंडस टावर। इंडस टावर मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है और अंडर वैल्यूड भी है। आप कह सकते हैं अगर आइडिया का रिवाइवल होता है तो इंडस टावर को भी एक बड़ा आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वैसे मुझे आइडिया ज्यादा उतना पसंद नहीं करता, क्योंकि एवरी मंथ उनके सब्सक्राइबर्स भी घट रहे हैं और ओवरऑल रिटेल के पोर्टफोलियोज में सभी के आपको मिल भी जाएगा। तो इसलिए मेरा अगर अगर रैंकिंग करना है तो रिलायंस, भारती और इंडस टावर, ये तीनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है टेलीकॉम में अच्छे कर सकते हैं। ओके, तो टेलीकॉम स्पेस में रिलायंस, क्योंकि जियो वाला पार्ट है इसमें, और भारतीय एयरटेल, और उसके साथ साथ इंडस टावर्स। अगर वोडाफोन आइडिया का रिवाइवल होता हुआ नजर आया तो इंडस टावर्स एक सबसे बड़ा बेनिफिशरी उसका साबित होता हुआ नज़र आ सकता है। सर, इसके अलावा अगर हम पॉलीकैब की बात करें, इसमें ब्लॉक डील होती हुई दिखी थी शुक्रवार को, काफ़ी ज़्यादा अपमूव बड़ा इसमें देखने को मिल चुका है। तो अब क्या इसमें ये जो ब्लॉक डील हो चुकी है तो उसमें कुछ खरीदारी करने के मौके चार्ट्स पे नज़र आ रहे हैं? देखिए संदीप जी, चार्ट तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो चला है, क्योंकि आज भी बड़ी फ्राइडे भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले अगर 10 दिन की बात करते हैं तो रोज कोई एक बड़ा प्रमोटर आके कंपनी में अपने स्टेक सेल कर रहा है, वो एक दिक्कत वाली बात जरूर है। और ये चीज हमने क्लाइंट्स के साथ या मेजर सभी लोगों के साथ शेयर भी की है कि जब भी प्रमोटर्स की सेलिंग ज्यादा बढ़ती है मार्केट में और जब भी ऑल टाइम हाइस के पास बढ़ती है, तो यूजुअली आपको एक मार्केट में एक ठहराव देखने को मिलता है, एक छोटा मोटा करेक्शन आप कह सकते हैं, या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। क्योंकि प्रमोटर से ज्यादा किसी भी कंपनी के बारे में, उनकी कंपनी के बारे में कोई और नहीं जानता। और जब प्रमोटर्स की ही सेलिंग देखने को मिल रही है मार्केट में, तो हो सकता है मार्केट में आप कह सकते हैं वैल्यूएशंस अपने शॉर्ट टर्म पीक के आसपास है और हो सकता है वहां से कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो वही चीज मैंने शुरू में भी की, मार्केट में कंसोलिडेशन या करेक्शन आ सकता है और करेक्शन हेल्दी रहेगा और नीचे में आपको जरूर स्टॉक बाय करने चाहिए। और जहां तक पॉलीकैप की बात है, पॉलीकैप मुझे लग रहा है एक बार 6500 6600 तक आ सकता है, वहां पे आता है तो एक अच्छे एंट्री लेवल रहेगा। तो 6500 6600 के आसपास मिले तो वहाँ पे पॉलीकैब में खरीदारी करने के बेहतर मौके होंगे। सर, आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल आज के लिए और इस हफ्ते के लिए, किन स्टॉक्स में, किन सेक्टर्स में आपको लगता है कि पैसा बनेगा? 2-3 रिकमेंडेशन जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे। देख संदीप जी, एक अगेन सभी रिटेल ट्रेडर्स का आप कह सकते हैं काफी फ्रेंडली स्टॉक है बीईएल। मुझे लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है, डिफेंस स्टॉक में से 304 305 के आसपास चल रहा है, तो बीईएल पे जरूर नजर होनी चाहिए। वो स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। सेकंड पीएफसी, मुझे लग रहा है पीएफसी में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, 482 84 के 85 के आसपास चल रहा है, तो ये स्टॉक पे भी जरूर नजर रखें। तो बीईएल, पीएफसी, मुझे लग रहा है ये दोनों स्टॉक काफी अच्छा कर सकते हैं। अगेन तीसरा मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ में एक अच्छी खरीदारी, एक अच्छे बेस के बाद आप कह सकते हैं एक अच्छा फॉर्मेशन बनाए, तो जाइडस लाइफ पे भी आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। चौथा ऑलरेडी मैंने रिपीट किया, ओएनजीसी 273 74 के आसपास चल रहा है। ओएनजीसी में भी मुझे लग रहा है 285 290 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो 3 से 4 स्टॉक पिक कर सकते हैं, किसी भी एक स्टॉक में आप बाय करके चलें। मुझे लग रहा है ये पूरे हफ्ते में ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। ये पूरे हफ्ते का व्यू लेके चलना है सर? इसी हफ्ते ये कुछ टारगेट आ जाएंगे इनके? जी, इसी हफ्ते के व्यू रखना है, क्योंकि 4 से 5 दिन का व्यू लेके मैं सभी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ओएनजीसी में 288 290 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वो स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो वहां पे जरूर नजर रखनी चाहिए। बीएल मैंने ऑलरेडी कहा 304-5 के आसपास चल रहा है, 318 320 वहां तक के टारगेट्स बीएल में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक रिकमेंडेड है। और पीएफसी 485 के आसपास है, तो आने वाले दिनों में 500 प्लस तक के भी टारगेट्स पीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और जाइडस लाइफ के टारगेट भी बता दीजिए सर। देखिए जाइडस लाइफ अगेन एक थोड़ा लंबा बेट हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक यूजुअली कम मूव करता है, पर टेक्निकली काफी अच्छा है। तो 1130 1140 तक के टारगेट्स जाइडस लाइफ पर भी देखने को मिल सकते हैं। 7 से 10 दिन का व्यू रखें, एक हफ्ते से तो भी थोड़ा ज्यादा व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा स्लो मूवर है, पर स्टॉक अच्छे सपोर्ट के आसपास है, तो इसको ही बाय करके चल सकते हैं। 1130 तक के टारगेट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। परफेक्ट सर। तो बीईएल, पीएफसी, जाइडस लाइफ और ओएनजीसी, ये 4 स्टॉक्स हैं जो कि आज के लिए और पूरे इस हफ्ते के लिए 7 से 10 दिन के लिए जिनमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। इनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट आपके साथ शेयर किए गए, इन पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। अरुण सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ शामिल हुए हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। कोई डिस्क्लोजर सर जो आप जाने से पहले शेयर करना चाहेंगे? अगेन संदीप जी, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किया, जो 4 स्टॉक्स मैंने लास्ट में डिस्कस किए, सभी कॉल हमने क्लाइंट्स को भी दे रखे हैं अगले हफ्ते के लिए और इसी हफ्ते इनिशिएट किए हैं। चारों स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं और जो भी बाकी स्टॉक्स के नाम लिए, हो सकता है क्लाइंट्स की उनमें पोजीशन हो। पर्सनली मेरी पोजीशन किसी भी स्टॉक में नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सुबह सुबह आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इस हफ्ते के लिए
जो शुरुआत हुई है जुलाई सीरीज की वो इंडिकेट कर रही है कि बाजार में एक कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई पैनिक या कोई घबराने वाली सिचुएशन नहीं है। मार्केट में हो सकता है कि हेल्दी एक कोई 100-200 या 300 पॉइंट के आसपास का करेक्शन देखने को मिले। 23,700 23,750 के आसपास दोबारा खरीदारी करने के मौके हैं। इस हफ्ते में हो सकता है कंसोलिडेशन देखने को मिले, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो बाजार में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि आपके लिए यह हफ्ता काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अब आपसे मंगलवार को होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।